हमारा ग्रह बहुत अलग था। सोचो कि हमारी पृथ्वी एकदम नया ग्रह है। चारों तरफ आग ही आग, बहुत बड़ा केओस। ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा और गैसेस निकल रहे हैं। वायुमंडल बहुत घना और जहरीला है। आसमान में बिजली चमक रही है। महासागर अब भी बन ही रहे हैं। यहां लाइफ जैसा हम जानते हैं पॉसिबल नहीं था। फिर भी ऐसे एक्सट्रीम माहौल में कुछ अद्भुत हुआ। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आगे चलकर पृथ्वी पर हर जीवित चीज को जन्म देंगे। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े व्हेल तक, सभी जीवों का एक ही कॉमन एंसेस्टर है। एक लाइफलेस ग्रह से एक ऐसे दुनिया तक का सफर जहां लाइफ फैल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है चांस एनकाउंटर्स की, रिमार्केबल एडेप्टेशंस की और लाइफ की नेवर गिव अप करने की ताकत की। ये है लाइफ ऑन अर्थ की कहानी। लाइफ के इंग्रेडिएंट्स कहां से आए? लाइफ कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनती है। इनमें अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स शामिल हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं। लिपिड्स से सेल मेम्ब्रेन्स बनते हैं। ये बैरियर्स होते हैं जो सेल के इनसाइड को उसके एनवायरनमेंट से अलग करते हैं। लेकिन ये एसेंशियल मॉलिक्यूल्स आए कहां से? पहले पहले पृथ्वी पर ये यूं ही नहीं थे। इन्हें केमिकल रिएक्शंस से बनाया गया होगा। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इन रिएक्शंस के लिए एनर्जी कई सोर्सेस से आई होगी। बिजली, ज्वालामुखी और सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने अपना किरदार निभाया होगा। इन एनर्जी सोर्सेज ने अर्ली एटमॉस्फेयर और ओशंस में सिंपल मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शंस को ट्रिगर किया होगा। समय के साथ इन रिएक्शंस से और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, जिसमें लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी शामिल थे। इन मॉलिक्यूल्स का बनना लाइफ के ओरिजिन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इनके बिना लाइफ जैसा हम जानते हैं एग्जिस्ट नहीं करता। एक क्लासिक थ्योरी जिसका नाम बड़ा टेस्टी है। लाइफ के ओरिजिन के बारे में सबसे फेमस थ्योरीज में से एक है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक लाइफ पृथ्वी पर किसी गर्म तालाब या महासागर में उत्पन्न हुई थी, जहां कंडीशंस बहुत ही यूनिक और कंड्यूसिव थे। ये सूप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरा हुआ था, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। एक छोटे से पानी के पूल की कल्पना करो, जिस पर लगातार सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रही हो और ये रेडिएशन केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर कर रही हो। पानी मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स से भरा हुआ है, जो केमिकल रिएक्शंस के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। बिजली गिरती है, जिससे एनर्जी का जोल्ट मिलता है और ये एनर्जी रिएक्शंस को और भी तेज कर देती है। लाखों सालों में इन कंडीशंस की वजह से अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली बन सकते थे, जो लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस को पहली बार 1920s में प्रपोज किया गया था, जब साइंटिस्ट्स ने अर्ली अर्थ के कंडीशंस को समझने की कोशिश की। ये 1950s में पॉपुलर हुआ, जब साइंटिस्ट ने लैबोरेटरी में अमीनो एसिड्स बनाए थे अर्ली अर्थ के कंडीशंस को सिमुलेट करके, जिससे ये थ्योरी और भी क्रेडिबल हो गई। इस फेमस एक्सपेरिमेंट को मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने इस आइडिया को सपोर्ट किया कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो सकती है। हालांकि प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस एक कंपेलिंग आइडिया है, लेकिन इसके क्रिटिक्स भी हैं, जो इस थ्योरी के कुछ एस्पेक्ट्स पर सवाल उठाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का तर्क है कि पृथ्वी का अर्ली एटमॉस्फेयर जरूरी गैसेस से इतना रिच नहीं था जितना ये थ्योरी बताती है, जिससे ये थ्योरी कमजोर पड़ जाती है। दूसरे ये बताते हैं कि अर्ली ओशंस शायद इतने डाइल्यूट थे कि वो लाइफ के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, जिससे लाइफ का इमर्जेंस मुश्किल हो जाता। इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस लाइफ के ओरिजिन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कई साइंटिस्ट्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है।
ये इस पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करती है कि सही कंडीशंस में लाइफ नॉन लिविंग वर्ल्ड से स्पॉन्टेनियसली इमर्ज हो सकती है, जो एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 4, द आरएनए वर्ल्ड। क्या आरएनए ही सबकी शुरुआत थी? द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये प्रपोज करती है कि डीएनए नहीं, बल्कि आरएनए अर्ली लाइफ में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्राइमरी कैरियर था। आरएनए डीएनए से पहले आया और शायद सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता था। इस थ्योरी को हाल के सालों में काफी ट्रैक्शन मिला है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आरएनए में ऐसे कई प्रॉपर्टीज हैं जो इसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल के लिए एक मोर लाइकली कैंडिडेट बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, जो लाइफ के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। डीएनए के विपरीत आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। इसका स्ट्रक्चर सिंपलर है और ये ज्यादा वर्सेटाइल है। ये इसे स्ट्रक्चरली ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है और ये ज्यादा तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। आरएनए की फ्लेक्सिबिलिटी इसे कई अलग अलग रोल्स निभाने की अनुमति देती है। आरएनए न केवल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, बल्कि ये केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज भी कर सकता है, एक एंजाइम की तरह काम कर सकता है। ये ड्यूअल रोल इसे यूनिक बनाता है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में अर्ली लाइफ फॉर्म्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस और कैटालिटिक एक्टिविटी दोनों के लिए पूरी तरह से आरएनए पर निर्भर रहे होंगे। आरएनए ने इन लाइफ फॉर्म्स के लिए एक क्रूशियल रोल निभाया होगा। समय के साथ डीएनए अपनी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ आरएनए से इवॉल्व होकर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्राइमरी रिपोजिटरी बन गया होगा। डीएनए की स्टेबिलिटी ने इसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में ज्यादा रिलायबल बनाया। प्रोटीन्स अपनी ज्यादा कैटालिटिक एफिशिएंसी के साथ ज्यादातर एंजाइमेटिक फंक्शंस को अपने हाथ में ले लिया होगा। प्रोटीन्स ने आरएनए के कैटालिटिक रोल्स को रिप्लेस कर दिया। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को राइबोजाइम्स की खोज से सपोर्ट मिलता है। राइबोजाइम्स आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं। ये डिस्कवरी आरएनए की इंपॉर्टेंस को और भी हाईलाइट करती है। राइबोजाइम्स ये एविडेंस देते हैं कि आरएनए ने अर्ली लाइफ में एक सेंट्रल रोल निभाया होगा। ये मॉलिक्यूल्स अर्ली लाइफ फॉर्म्स के लिए एसेंशियल थे। ये आरएनए की एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर और एसेंशियल केमिकल रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट दोनों की तरह काम कर सकता है। आरएनए की ये ड्यूअल फंक्शनैलिटी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। हालांकि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन ये इस बात का एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देता है कि लाइफ कैसे एक सिंपल आरएनए बेस्ड सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रोटीन वर्ल्ड में ट्रांजिशन हुआ होगा, जो आज हम देखते हैं। ये हाइपोथेसिस लाइफ के ओरिजिन को समझने में एक महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है। सेक्शन 5, द आयर्न सल्फर वर्ल्ड। समुद्र की गहराई में जीवन की शुरुआत हुई होगी। द आयर्न सल्फर वर्ल्ड थ्योरी ये बताती है कि लाइफ किसी गर्म तालाब में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास उत्पन्न हुई थी। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि लाइफ की शुरुआत एक हॉस्टाइल और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में हुई होगी। ये वेंट्स पृथ्वी के इंटीरियर से गर्म मिनरल रिच फ्लूइड्स रिलीज करते हैं जो ओशन फ्लोर पर फैलते हैं। ये केमिकल ग्रेडियंट्स और एनर्जी सोर्सेस क्रिएट करते हैं, जिससे लाइफ को इमर्ज होने में मदद मिली होगी। ये ग्रेडियंट्स और एनर्जी सोर्सेस ने एक यूनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया होगा। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स आज लाइफ से भरे हुए हैं, जहां विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स थ्राइव करते हैं। ये यूनिक इकोसिस्टम्स का घर है जो सूर्य की रोशनी के बिना थ्राइव करते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह से डार्कनेस में सर्वाइव करते हैं। फोटोसिंथेसिस की बजाय ये इकोसिस्टम्स कीमोसिंथेसिस पर निर्भर करते हैं, जो एक अलग तरह की एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है। फूड चेन के बेस पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेंट फ्लूइड्स और आसपास के सी वाटर के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स का आधार बनते हैं। द आयर्न सल्फर वर्ल्ड थ्योरी ये प्रपोज करती है कि
ऐसी ही कंडीशंस अर्ली अर्थ पर रही होंगी जहां लाइफ की शुरुआत हुई होगी। आयरन सल्फाइड मिनरल्स जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं जो इनऑर्गेनिक प्रीकर्सर्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये रिएक्शंस लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इन रिएक्शंस ने पहले सेल्स के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए होंगे जो लाइफ की शुरुआत के लिए एसेंशियल थे। इसके अलावा हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पोरस स्ट्रक्चर्स ने अर्ली लाइफ के कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए एक नेचुरल स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड किया होगा जो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल था। ये कंपार्टमेंट्स मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे, केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट कर सकते थे और आखिरकार पहले सेल्स का निर्माण कर सकते थे। ये कंपार्टमेंट्स लाइफ के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे। द आयरन सल्फर वर्ल्ड थ्योरी प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस का एक कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव देती है जो लाइफ की ओरिजिन के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। ये सजेस्ट करती है कि लाइफ सूर्य की एनर्जी की बजाय पृथ्वी की इंटरनल हीट से फ्यूल्ड एक गर्म केमिकली रिच एनवायरनमेंट में अराइज हुई होगी जो लाइफ की शुरुआत के लिए एक आइडियल सेटिंग थी।